नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पेशी एकेडमी से। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में बैंकों के प्रकार। ध्यान देगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में बैंकों के प्रकार। भारत में बैंकों के प्रकार। ध्यान दीजिएगा, भारत में बैंकों के प्रकार। टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में बैंकों के प्रकार। भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अर्थात भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक होते हैं। भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अनुसूचित बैंकों को आरबीआई से वित्तीय पोषण लेने का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, भारत में बैंकों के प्रकार। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत में बैंकों के प्रकार। सबसे पहले देखते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यह होता है भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल सभी बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। अर्थात ऐसा कोई भी बैंक जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करता है तथा आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल हो, उसे अनुसूचित बैंक कहते हैं। अर्थात आरबीआई के अंतर्गत ही आते हैं अनुसूचित बैंक। अनुसूचित बैंक, अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक। अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल सभी बैंकों को अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक होते हैं जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तथा अनुसूचित बैंक को आरबीआई से वित्तीय सहायता लेने का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, अब अनुसूचित बैंकों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। ऐसे बैंक जो लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं वाणिज्यिक बैंक या कमर्शियल बैंक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक को फर्दर दो भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है वाणिज्यिक बैंक। पहला होता है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। अनुसूचित बैंक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक। दूसरा होता है सहकारी बैंक। दूसरा होता है सहकारी बैंक। दूसरा होता है सहकारी बैंक।
अर्थात कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक अर्थात कोऑपरेटिव बैंक। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल सभी बैंकों को अनुसूचित बैंक कहा जाता है। फर्दर अनुसूचित बैंकों को उनके कार्य प्रणाली के आधार पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कहलाते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक, जबकि दूसरा होता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक का तात्पर्य होता है ऐसे बैंक जो लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। लेकिन सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। इसका उद्देश्य होता है किसानों, छोटे मजदूरों अर्थात सीमांत किसानों, छोटे मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना, जिससे भारत के निर्धनता वाले क्षेत्र से गरीबी दूर हो तथा रोजगार का सृजन हो सके। अर्थात सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करती है भारत सरकार। सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करती है भारत सरकार। भारत सरकार ने एक संस्था का निर्माण किया है जिसे कहते हैं नाबार्ड बैंक। नाबार्ड बैंक अर्थात सहकारी बैंक का चूंकि उद्देश्य है लाभ अर्जित करना नहीं, सहकारी बैंक का उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना नहीं, सीमांत किसान, मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना, जिससे भारत से निर्धनता दूर हो सके तथा नए रोजगारों का सृजन हो सके। इसीलिए सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करती है भारत सरकार नाबार्ड बैंक के माध्यम से। अर्थात यहां पर सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण, सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड। सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड, अर्थात नाबार्ड जिसमें सबसे ज्यादा शेयर है भारत सरकार का। नाबार्ड सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड। ध्यान दीजिएगा, नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म है NA फॉर नेशनल, B फॉर बैंक, नेशनल बैंक फॉर, A फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जो है नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण किया जाता है। सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड। सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना नहीं, बल्कि भारत में सीमांत किसान, मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु नाबार्ड की स्थापना की गई है। इसीलिए नाबार्ड में 99.6% शेयर होता है भारत सरकार का। भारत सरकार का अर्थात पूरा जोखिम लेता है भारत सरकार, और 0.4% शेयर होता है आरबीआई का। आरबीआई का लेकिन सहकारी बैंक अर्थात नाबार्ड
गाइडलाइन फॉलो करते हैं आरबीआई के, क्योंकि सहकारी बैंक भी होता है अनुसूचित बैंक, शेड्यूल्ड बैंक। तो इस प्रकार से सहकारी बैंक दिशा निर्देश का पालन करता है आरबीआई का। सहकारी बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करता है, लेकिन सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड। नाबार्ड जिसमें 99.6% शेयर है भारत सरकार का तथा 0.4% शेयर है आरबीआई का। अर्थात नाबार्ड जो कि भारत सरकार की ही एक संस्था है जो सहकारी बैंक का वित्तीय पोषण करती है, और सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड से पैसा आया है सहकारी बैंक में, और सहकारी बैंक के माध्यम से पैसा जाता है किसानों के पास, मजदूरों के पास तथा कारीगरों के पास लोन के माध्यम से। यहां पर सहकारी बैंक कम ब्याज दर पर सीमांत किसान, मजदूरों तथा कारीगरों को लोन प्रदान करती है, ऋण प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम बात करते हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक का, तो व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक का वित्तीय पोषण करता है आरबीआई। इसका वित्तीय पोषण करता है आरबीआई। अर्थात वाणिज्यिक बैंक को या व्यापारिक बैंक को ऋण लेने का अधिकार होता है आरबीआई से। आरबीआई से ऋण लेती है, आरबीआई से ऋण लेती है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। ध्यान दीजिएगा, और यहां पर सहकारी बैंक ऋण लेती है नाबार्ड से। ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर है वाणिज्यिक बैंक, अर्थात वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई, जबकि सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड, लेकिन वाणिज्यिक बैंक हो या सहकारी बैंक हो, दोनों के दोनों अनुसूचित बैंक होते हैं, अर्थात दोनों आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक। भारत में 4 प्रकार के वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक हैं। भारत में 4 प्रकार के वाणिज्यिक बैंक हैं। पहला है आपका राष्ट्रीयकृत बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक। पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक, और पब्लिक सेक्टर बैंक। पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक, पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसे बैंक जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होते हैं तथा जिसमें भारत सरकार का 51% से अधिक भागीदारी होती है, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक कहलाते हैं। सार्वजनिक बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक का मुख्य ध्येय है कि इसमें भारत सरकार का 51% या 51% से अधिक शेयर होता है, भागीदारी होती है, राष्ट्रीय बैंक कहलाते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक से तात्पर्य है ऐसे बैंक जिसमें भारत सरकार की भागीदारी 51% या 51% से अधिक होती है। नेशनलाइज्ड बैंक या पब्लिक सेक्टर बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक
या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का शीर्ष संस्था होता है आरबीआई, शीर्ष संस्था होता है आरबीआई। ध्यान दीजिएगा। अगला इसी में हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरा, वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक का दूसरा प्रकार है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, दूसरा इसका प्रकार है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ध्यान दीजिएगा, रीजनल रूरल बैंक, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं आरआरबी, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसकी स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी अनुसूचित व्यापारिक या वाणिज्यिक बैंक होते हैं। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। ऐसे कोई भी गांव जहां के जनता को यदि हम बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार ने गठन किया है 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई है 2 अक्टूबर 1975 को। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक होता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसके बाद तीसरा है निजी बैंक। तीसरा है निजी बैंक, प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक भी अनुसूचित बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक भी अनुसूचित बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक भी लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात यह भी वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक, निजी बैंक अनुसूचित व्यापारिक बैंक होते हैं, अर्थात ये भी आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। प्राइवेट बैंक या निजी बैंक लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात ये वाणिज्यिक बैंक होते हैं। प्राइवेट बैंक या निजी बैंक आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं, अर्थात ये अनुसूचित बैंक होते हैं। अर्थात प्राइवेट बैंक भी अनुसूचित व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक होते हैं। ऐसा कोई भी बैंक जिसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी 51% या 51% से अधिक हो, निजी बैंक कहलाते हैं। यदि हम बात करते हैं राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक बैंक, तो इसमें भारत सरकार का भागीदारी होता है 51% या 51% से अधिक, जबकि निजी क्षेत्र में भागीदारी होती है प्राइवेट सेक्टर्स की 51% से अधिक, इसलिए ये निजी बैंक कहलाते हैं। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है आईसीआईसीआई भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई है 1994 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। जबकि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई।
एसबीआई की स्थापना हुई है 1 जुलाई 1955 को और इसका भी हेडक्वार्टर है मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है एसबीआई, जबकि भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है आईसीआईसीआई। समझेगा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं चौथा। चौथा हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाणिज्यिक बैंक का विदेशी बैंक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदेशी बैंक या निजी विदेशी बैंक। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। ध्यान दीजिएगा, फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। अगला हम डिस्कस कर रहे हैं फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक। ध्यान दीजिएगा, निजी बैंक और विदेशी बैंक में एक समानता है। हालांकि निजी बैंक ये सभी भारतीय बैंक है, लेकिन विदेशी बैंक जो भारत को छोड़कर दूसरे किसी कंट्री के बैंक है वो भारत में कहलाते हैं विदेशी बैंक। निजी बैंक तथा विदेशी बैंक में एक समानता है कि निजी बैंक या विदेशी बैंक को भारत में आरबीआई के द्वारा मान्यता प्राप्त करने के लिए इनके पास कम से कम पूंजी निवेश होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। यदि इनके पास 200 करोड़ रुपए की पूंजी है और ये आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो इन्हें आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल किया जाएगा और निजी बैंक को निजी बैंक का दर्जा दिया जाएगा तथा विदेशी बैंकों को विदेशी बैंक का दर्जा दिया जाएगा। निजी बैंक में निजी क्षेत्रों की हिस्सेदारी होती है 51% या 51% से अधिक और इनके पास कम से कम पूंजी होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। विदेशी बैंक ये विदेशियों अलग दूसरे भारत से अतिरिक्त दूसरे कंट्रियों के बैंक होते हैं जो भारत में स्थापित होते हैं। विदेशी बैंक जो भारत में स्थापित होते हैं, विदेशी बैंकों के पास भी कम से कम पूंजी होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है लंदन का ग्रिंडलेज बैंक जो भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। इसका मुख्यालय है ग्रिंडलेज बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन। ग्रिंडलेज बैंक का हेडक्वार्टर है लंदन तथा इसकी स्थापना की गई है 1884 में। भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है आईसीआईसीआई जिसकी स्थापना हुई है 1994 को, हेडक्वार्टर है मुंबई। जबकि भारत का सबसे बड़ा विदेशी बैंक है ग्रिंडलेज बैंक, स्थापना हुई है 1884 में और इसका हेडक्वार्टर है लंदन। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शहरी सहकारी बैंक, एक होता है शहरी सहकारी बैंक अर्थात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। जबकि दूसरा होता है राज्य सहकारी बैंक, जबकि दूसरा होता है राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक। दूसरा होता है राज्य सहकारी बैंक अर्थात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। राज्य सहकारी बैंक अर्थात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है शहरी सहकारी बैंक, दूसरा होता है राज्य सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक जिसकी स्थापना की जाती है शहरों में। राज्य सहकारी बैंक का उद्देश्य होता है
सीमांत किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। सहकारी बैंक की अगर हम बात करते हैं तो सहकारी बैंक की स्थापना की जाती है ऐसे बैंक जिसकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के तहत की जाती है, सहकारी बैंक कहलाते हैं। ऐसे बैंक जिसकी स्थापना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के द्वारा की जाती है, सहकारी बैंक कहलाते हैं। जबकि वाणिज्यिक बैंक जिसका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, अर्थात यह लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करता है। वाणिज्यिक बैंक की परिभाषा है ऐसे बैंक जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के तहत की जाती है, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं, शहरी सहकारी बैंक तथा राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तथा शहरी सहकारी बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो यह है भारत में बैंकों के प्रकार। भारत में सामान्यतः सभी बैंक अनुसूचित बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूची में शामिल बैंकों को अनुसूचित बैंक कहते हैं। अनुसूचित बैंक दो प्रकार के होते हैं, वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक तथा सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंकों का पोषण करता है आरबीआई, जबकि सहकारी बैंक का पोषण करता है, वित्तीय पोषण करता है नाबार्ड। नाबार्ड में 99.6% शेयर होता है भारत सरकार का तथा 0.4% शेयर होता है आरबीआई का। हालांकि भारत में सभी बैंक अनुसूचित बैंक होते हैं, शेड्यूल्ड बैंक होते हैं जो आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। यहां पर वाणिज्यिक बैंक चाहे कोई भी हो, सबका शीर्ष संस्था होता है आरबीआई तथा सहकारी बैंक का शीर्ष संस्था होता है नाबार्ड। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक में पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। इसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है 51% या 51% से अधिक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह पूर्णतः सरकारी बैंक होते हैं, अर्थात इसमें पूर्णतः हिस्सेदारी होती है भारत सरकार की। निजी बैंक ऐसे बैंक जिसमें 51% या 51% से अधिक शेयर होता है निजी क्षेत्र का। विदेशी बैंक तथा निजी बैंक ये दोनों के दोनों पास पूंजी निवेश होना चाहिए कम से कम 200 करोड़ रुपए। सहकारी बैंक पहला है शहरी सहकारी बैंक जिनका निर्माण किया जाता है शहरी क्षेत्रों में, तथा राज्य सहकारी बैंक जिसका उद्देश्य होता है किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराना। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था है नाबार्ड, जबकि वाणिज्यिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। और भारत में सभी के सभी बैंक होते हैं अनुसूचित बैंक। भारत में बैंकों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। भारत में सामान्यतः सभी बैंक होते हैं अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक। आरबीआई एक्ट 1934 के दूसरी अनुसूचित में शामिल सभी बैंकों को अनुसूचित बैंक या शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं। अनुसूचित बैंक दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक, दूसरा होता है सहकारी बैंक। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक लाभ हानि के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, अर्थात इनका मुख्य उद्देश्य होता है लाभ अर्जित करना। ऐसा कोई भी बैंक जिसकी स्थापना संसद द्वारा पारित सहकारिता अधिनियम के द्वारा किया जाता है वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। अर्थात वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक की शीर्ष संस्था होती है आरबीआई। वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक को आरबीआई से ऋण लेने का अधिकार होता है और ये सभी आरबीआई के दिशा निर्देशों का पालन करते हैं। वाणिज्यिक बैंक में चार प्रकार के होते हैं, पहला है राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक। ऐसा कोई भी बैंक जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% से अधिक होती है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंक कहलाते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दूसरा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में भारत सरकार की हिस्सेदारी होती है 50% तथा 15% हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी होती है प्रायोजिक बैंक का, अर्थात जो बैंक इन्हें फंड प्रोवाइड करे उनकी हिस्सेदारी होती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में 50% हिस्सेदारी होती है भारत सरकार की, 15% हिस्सेदारी होती है राज्य सरकार की तथा 35% हिस्सेदारी होती है स्पॉन्सर्ड बैंक की, अर्थात प्रायोजक बैंक की। अगला देखते हैं निजी बैंक जिसमें 51% हिस्सेदारी होती है निजी क्षेत्रों की और इनके पास कम से कम पूंजी निवेश होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। विदेशी बैंक, विदेशों के द्वारा भारत में स्थापित बैंकों को विदेशी बैंक कहते हैं। इसकी भी पूंजी निर्माण कम से कम होनी चाहिए 200 करोड़ रुपए। इसे हम कहते हैं निजी विदेशी बैंक या विदेशी बैंक। तो यहां पर निजी बैंक तथा विदेशी बैंक दोनों के पास कम से कम पूंजी निवेश होना चाहिए 200 करोड़ रुपए। अगला है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता है। सहकारी बैंक का उद्देश्य होता है सीमांत किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। सहकारी बैंक की शीर्ष संस्था होती है नाबार्ड। नाबार्ड के द्वारा सहकारी बैंकों का वित्तीय पोषण किया जाता है, अर्थात नाबार्ड पैसा देती है सहकारी बैंक को और सहकारी बैंक के माध्यम से ऋण सीमांत किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को प्राप्त होता है। नाबार्ड में 99.6% शेयर है भारत सरकार का, जबकि 0.4% शेयर है आरबीआई का। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक दो प्रकार के होते हैं। पहला है शहरी सहकारी बैंक, दूसरा है राज्य सहकारी बैंक। शहरी सहकारी बैंक शहरी क्षेत्रों में विकसित किए जाते हैं, जबकि राज्य सहकारी बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किए जाते हैं। और राज्य सहकारी बैंक का ही उद्देश्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में इसका विकास करके किसानों, मजदूरों तथा कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाना। तो यह है भारत में बैंकों के प्रकार।